नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्कॉलस्टिसिज्म है आपका, उसमें जो लिटरेरी टर्म्स है उसमें से हम सिर्फ 3 लिटरेरी टर्म्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारी के लिए जो है वो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी की टर्म्स जो है वो आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि एलिग्री क्या है, बैलेड क्या है और प्रोलॉग क्या है, और इन टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे स्कॉलस्टिसिज्म के आइडिया के साथ कनेक्ट करके। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिग्री क्या है। एलिगरी एक कोई भी स्टोरी हो सकती है, पोइम हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कोई ड्रामा हो सकता है, कोई नॉवल हो सकता है, जिसमें देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स विच सिंबॉलिकली स्टैंड फॉर सम डीपर मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल सेंस। उसमें कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं किसी कहानी में, कविता में, पेंटिंग में, मूवी में, ड्रामा में, जो कुछ कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, घटनाएं ऐसी हो सकती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स, चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि उनका लिटरल मीनिंग है, उनका जो मेन मीनिंग जो सामने दिख रहा है उससे हटकर सिंबॉलिकली वो किसी और मीनिंग के लिए, डीपर मीनिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। जब इस तरीके से कोई वर्क लिखा जाता है जिसके कुछ कैरेक्टर्स या कुछ बात, घटनाएं या कुछ बातें, कुछ चीजें जो हैं वो कुछ ऐसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो बिल्कुल हटकर है, वहां से बहुत गहराई तक है, उसे हम एलिगरी कहते हैं। So usually conveys moral, spiritual, political और philosophical ideas through symbols. तो ऐसे ऐसे वर्क्स में, एलिग्रिकल वर्क्स में या एलिग्रीज में जनरली क्या होता है कि जो आइडियाज हैं, बड़े है ना, कोई मॉरल आइडियाज हैं या स्पिरिचुअल आइडियाज हैं, पॉलिटिकल आइडियाज हैं, फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं, उन्हें सिंबल्स के थ्रू जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। मैंने ऊपर भी पहले भी बताया आपको कि जब सिंबॉलिकली चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, जो चीज आपको सामने दिख रही है, जो चीज आपको सामने समझ में आ रही है, उसका मीनिंग वो ना होकर उससे हटकर बहुत ऊपर एक डीपर मीनिंग आप कह सकते हैं, उसको वो रेफर करते हैं। तो ऐसे वर्क्स को हम एलिगरी कहते हैं। इट इज यूज टू टीच लेसन्स और क्रिटिसाइज सोसाइटी इन अ हिडन बट अ क्रिएटिव वे। अब क्योंकि सोसाइटी को अगर आप डायरेक्ट तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे तो सोसाइटी आपके ऊपर गुस्सा कर सकती है, बहुत सारी सेंसरशिप लगा सकती है। तो ऐसे में एलिगरी लिखने का जो तरीका है वो ऐसे में बहुत ही सेफ रहता है। एक तो आप क्रिएटिव तरीका आप यूज करते हैं उसके लिए, और जो हिडन मैसेज आप देना चाहते हो, जो हिडन मीनिंग्स आप बताना चाहते हो, वो आप सिंबल्स के थ्रू जो है वो एलिगरी में प्रेजेंट कर देते हो। तो एलिगरी ऐसे चीजों के लिए बहुत काम आती है कि जब आप बात को डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एलिगरी काफी हेल्प करती है। द होल वर्क, नॉट जस्ट वन इमेज और सिंबल, कैरीज अ सेकंड और डीपर मीनिंग। अब सिंबल क्या होता है? सिंबल कोई एक छोटी चीज होती है, कोई एक रिप्रेजेंटेशन होती है जो किसी दूसरी चीज को रेफर करती है। सिंबलिज्म में भी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिंबल क्या होता है? सिंबल कोई एक चीज है जो किसी दूसरी चीज को रेफर करता है। कोई एक कैरेक्टर है, किसी और चीज को रेफर कर रहा है, कोई एक घटना है, किसी और चीज को रेफर कर रही है। वो छोटी छोटी बातें जो किसी दूसरी चीज को रेफर करती हैं, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। लेकिन जब पूरा का पूरा वर्क, पूरी की पूरी पोएम, पूरा का पूरा नॉवल, पूरी की पूरी कहानी, पूरा का पूरी पिक्चर किसी एक और चीज को इनडायरेक्टली रेफर कर रही है, या उसको देखकर हमें लग रहा है कि ये उसकी बात है, तो इस तरीके से जो चीज प्रेजेंट की जाती है उसे हम एलिगरी कहते हैं। इट यू ऑफन यूजेस पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब आप नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह दिखा देते हो, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एलिगरी में पर्सोनिफिकेशन बहुत यूज होती है, क्योंकि कई बार तो कैरेक्टर जो हैं उन्हें ही एक नॉन लिविंग चीजों, जैसे डेथ, होप, जस्टिस, है ना, उनको उनको ही जो लिविंग थिंग्स की तरह या लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह या काम करते हुए दिखाया जाता है, वो पर्सोनिफिकेशन के थ्रू। जैसे डेथ को कैरेक्टर ही बता देंगे कि डेथ एज एज अ कैरेक्टर, that 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 in a story as a character it is working, या कोई होप है ना। तो ये जो तरीका रहता है, इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से डीपर मीनिंग को बताने के लिए जो पर्सोनिफिकेशन का या सिंबल्स का यूज किया जाता है, जिसमें एक पूरा का पूरा वर्क किसी दूसरी चीज को पूरा का पूरा रेफर करता है, उसे हम एलिगरी कहते हैं। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बर्नियन इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ ए रिलीजियस एलिगरी। जो उसमें जो कैरेक्टर्स, घटनाएं या जो बातें होती हैं, वो रिलीजन को जो है वो कहीं ना कहीं पर वो एलिग्रिकली रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरीके से जॉर्ज ऑरवेल का बहुत फेमस नॉवल है एनिमल फार्म, वो एक पॉलिटिकल एलिग्री है। जो जानवर वहां पर उस एनिमल फार्म में करते हैं, देखिए वहां पे जानवर हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल है ना, लेकिन वो पॉलिटिकली, वो जो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल ओवर यूरोप एट दैट टाइम हम कह सकते हैं, तो वो जो उस टाइम की पोजीशन थी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल्स हैं बेसिकली उस साइड के, उस तरह के, जो उस पॉलिटिकल सिस्टम को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से कोई वर्क लिखा जाता है, तो उसे हम एलिगरी कहते हैं। सेकंड टर्म है आपकी बैलेड। बैलेड के बारे में आपने बहुत सुना होगा।
बैलेड क्या होता है? बैलेड एक तरह एक पोएम है या गीत हो सकता है, ये सॉन्ग भी हो सकता है, कोई पोएम हो सकती है, बहुत लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इट जनरली टेल्स अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन, किसी एक इंसान की, किसी एक ग्रुप की जनरली ये एक कहानी बताता है। यूजली इट हैज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड ईजी टू रिमेंबर, क्योंकि बैलेड जनरली बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, बहुत अच्छा इसमें राइम रिदम रहता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, छोटे छोटे स्टेंजर्स में लिखे जाते हैं, तो आसानी से इन्हें याद भी किया जा सकता है। जो ये जनरली हमारे जो फोक ट्रेडिशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बैलेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कई सदियों तक जो है वो ऑरली ही जो है वो पास किए जाते रहे हैं। ये ओरल ट्रेडिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और शॉर्ट स्टेंजर्स में लिखे जाते हैं, क्योंकि और इसका एक रेगुलर राइम और रेगुलर रिदम होता है, तो एक म्यूजिक के साथ जैसे है ना, एक बीट के साथ ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें गाया जा सकता है। बहुत सारे बैलेड्स को गाया भी जाता है। तो हर एक कल्चर में या आप कह सकते हैं हर एक सोसाइटी में या हर एक किसी भी एथनिसिटी में हर एक उसमें कोई ना कोई अपनी अपनी लैंग्वेज में उनके बैलेड्स होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सुने सुनाए जा रहे होते हैं। कॉमन थीम जो है वो सारी दुनिया में आप जितने भी लैंग्वेजेस में जो बैलेड्स देखते हैं उनमें कुछ कॉमन थीम्स आपको मिल जाती हैं। लव है, एडवेंचर है, ट्रेजेडी दुख है या हीरोइज्म है, हीरोइक घटनाएं हैं, है ना। ओरिजिनली दे वर मेंट टू बी संग विद म्यूजिक। बैलेड लिखने का मेन कारण यही रहता था ताकि पब्लिक में उन्हें गाकर जो है वो सुनाया जा सके। लोगों की कोई बड़े बड़े हीरोज हैं उनकी गाथाओं को, या कोई बड़ी खतरनाक कोई ऐसी है ना, कोई कैजुअलिटीज़ हुई हैं, त्रासदियाँ हुई हैं, उनको सुनाया जा सके, या कोई बहुत बड़ी लव एपिसोड्स हैं उनको बताया जा सके। तो ये गाकर जो है ये चीज़ जो है वो की जाती थी, इसीलिए इन्हें म्यूज़िक के साथ भी जो है वो समझा या पढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, द बैलेड ऑफ दिस शेवी चेज, और इट इज़ अ बैलेड अबाउट अ बैटल बिटवीन द इंग्लिश एंड स्कॉटिश जो नॉवेल्स थे, उनके बीच की जो एक बैटल है, उसको डिस्क्राइब करता है, हीरोइज्म के साथ रिलेटेड है, हीरोइक है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय एस टी कॉलर, ये एक लिटरेरी बैलेड है जो कि एक सी वॉयज के बारे में है, जो कि कर्स्ड है, जिसके जो शापित है उसके बारे में है। ये बहुत फेमस हैं दोनों ही। इसके अलावा कई सारे बैलेड जो हैं वो लिखे गए, और छोटी क्लासेस के सिलेबस में जो 10th तक का, +2 तक का जो इंग्लिश का सिलेबस रहता है, उसमें जरूर किसी न किसी क्लास में 1 या 2 बैलेड जो है वो सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए होते हैं। तो प्रोलॉग आज के इस वीडियो की लास्ट टर्म है। प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग किसी भी प्ले में, किसी भी पोएम में या स्टोरी में या किसी भी वर्क ऑफ आर्ट में, लिटरेचर में, जब किसी कहानी के मेन शुरू होने से पहले या मेन वर्क के शुरू होने से पहले, ओपनिंग पार्ट, ओपनिंग होने से पहले जो सबसे पहले जो बात की जाती है, उससे पहले जो बात होती है उसे हम प्रोलॉग कहते हैं। जो मेन कहानी जहाँ से शुरू होती है, मेन इवेंट्स जहाँ से शुरू होते हैं या मेन बात जहाँ से शुरू होती है, उससे पहले कोई उसके बारे में जो बताता है। कई बार आप मूवी देखते हैं, उस मूवी में क्या होता है, उस मूवी में मूवी शुरू होने से पहले उसके बारे में कुछ बता दिया जाता है कि ये कहानी कहाँ की है और इसमें क्या खास बात हुई थी, या ये कहानी कहाँ से इंस्पायर्ड है, कहाँ से ली गई है, कौन से कैरेक्टर्स के बारे में कुछ कोई बात कर दी जाती है। ये जो पहले बात की जाती है कहानी मेन इवेंट शुरू होने से पहले, इसे हम प्रोलॉग कहते हैं। इसका मेन फ़ायदा यही है कि जो सेटिंग है उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि कहाँ पर ये घटनाएँ हुई हैं, कहाँ पर ये सेटिंग है, या जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि कौन-कौन से कैरेक्टर इसमें हमें मिलने वाले हैं, अच्छे या बुरे टाइप के, किस तरीके के होने वाले हैं, क्या-क्या मेन घटनाएँ, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात जो है वो प्रोलॉग में की जाती है। कई बार जो मेन थीम है या जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है स्टोरी में, जो मेन कोई कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है तो उसके बारे में भी हिंट जो है वो प्रोलॉग में प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो रीडर है वो प्रिपेयर हो जाता है कि आने वाले जो वो वर्क पढ़ने वाला है या जो प्ले वो देखने वाला है या पोएम जो वो पढ़ने वाला है उसमें क्या मिलने वाला है। तो इन प्लेज़ अ प्रोलॉग मे बी स्पोकन बाय अ कैरेक्टर और अ नरेटर, है ना? जो ड्रामा है, ड्रामा में कोरस जो है वो प्रोलॉग का जो रूप है उसे हम कह सकते हैं। कि कोई कोरस स्टेज पर आकर जो सेटिंग है, इवेंट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं, उनको किसी न किसी तरीके से इंट्रोड्यूस करता है। जब मेन कहानी शुरू होती है, मेन कहानी के शुरू होने से पहले जो उस कहानी उस वर्क के बारे में, उस पूरे के पूरे वर्क के बारे में जो इंट्रोडक्शन दी जाती है, उसे हम प्रोलॉग कहते हैं। इसका मेन पर्पज़ यही है कि ऑडियंस जो है वो प्रिपेयर हो जाए या रीडर जो है वो प्रिपेयर हो जाएँ, ये जानने के लिए कि भाई क्या होने वाला है, और उसके उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी जो है वो पैदा हो जाती है, एक जानने की इच्छा पैदा होती है उस वर्क में कि क्या होने वाला है। तो पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन इसका बहुत मेन एग्जांपल है। उसमें इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज जो है वो एक प्रोलॉग का काम करती है। रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर, इसमें जो ड्रामा की जो सेटिंग है उसके बारे में जो है वो प्रोलॉग में बताया गया है। इसी तरीके से जो मेन प्रोलॉग की अगर हम बात करें, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल जो है
वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये वर्ड भी वहीं से शायद प्रॉपर्ली अगर हम कहें तो निकला हुआ है या फेमस हुआ है। कैंटरबरी टेल्स की कहानियाँ सुनाने से पहले उन कैरेक्टर्स के बारे में जो चौसर ने बताया है, उसे उसने द प्रोलॉग में दर्ज किया है। राइट? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो बाकी 3 लिटरेरी टर्म्स हैं आपके सिलेबस में स्कॉलस्टिसिज्म को लेकर जो हमने डिस्कस करी थी पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो का लिंक जो स्कॉलस्टिसिज्म के बारे में है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले टाइम में आपको इन 3 टर्म्स को लेकर जो है, वो भी वीडियो इसी चैनल से मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।